हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा रहे हैं। आज हमारा छठा सेट है। इससे पहले 5 सेट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। मैंने बेसिकली एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी, क्योंकि अगर आप वीडियो ढूंढने जाते हैं तो आपका भी टाइम वेस्ट होता है। इससे बेटर है प्लेलिस्ट पर जाइए और सारी क्लासेस एक साथ देख लीजिए। देखिए, हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में समझ रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी थियोरीज की वीडियो मैंने बनाई हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी फ्रेंड्स। एक बार आप जाकर के चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। सबसे पहले आप ये समझिए पठन वैकल्य क्या होता है। पठन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसे पठन वैकल्य होता है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित कोई विकार। तो सबसे पहला है शब्दों की पहचान या विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष करना पड़ता है बच्चे को, या फिर ध्यान न केंद्रित कर पाना, अति क्रियाशीलता, आवेगशीलता होती है, या फिर मौलिकता, प्रभाव और लचीलापन होता है, या फिर मांसपेशियों के संचालन, गति और समन्वय में कठिनाई होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये पता है कि पठन वैकल्य क्या होता है तो आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, पठन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आपको कहाँ पर दिख रही है? वो ऑप्शन 1 में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों को शब्दों की पहचान करने में दिक्कत आएगी, साथ ही साथ विसंकेतन में दिक्कत आएगी, वर्तनी में उसको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो वो क्लियरली बोल नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ नहीं पाना कहने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा जब छोटी क्लासेस में क्या होता है, टीचर बच्चों से एक एक पैराग्राफ पढ़ने को कहते हैं ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन जो है टीचर सुन पाए कि किस तरीके से वो प्रोनाउंस कर रहे हैं हर चीज़ को। तो जब बच्चा पढ़ रहा है, वर्तनी में उसे यहाँ पर संघर्ष करना होता है, कठिनाई होती है, साथ ही साथ शब्दों को वो नहीं पहचान पाता है। तो इससे आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं कि पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान इन अभिलक्षणों द्वारा हम कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स देखिए, कुछ वैकल्य हैं जिन्हें हम अधिगम अक्षमताएं भी कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो उन्हें आप याद रखिएगा, थियोरी वाली वीडियो में मैंने करवाया है। थोड़ा मैं आपको यहाँ भी समझा देती हूँ। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर कौन सा विकार होता है। सीटेट में ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे होता है डिसलेक्सिया। ये एक अधिगम विकार है। ठीक है, डिसलेक्सिया, जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। आपसे पूछेंगे जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उसे कौन सा अधिगम विकार है, तो आप कहेंगे अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उसे है डिसग्राफिया। क्या है? डिसग्राफिया। इसी तरीके से अगर आपसे कहें कि बच्चा जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, एक जगह पर बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, यानी कि एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है ज़्यादा देर तक, तो उसके अंदर कौन सा अधिगम विकार है? उसके अंदर है आपका ADHD। ADHD मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पर बच्चा अटेंटिव होकर ध्यान लगाकर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता। तो इस तरीके से ये बहुत सारे अधिगम विकार हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की। पहला है निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण व्यवहार। दूसरा है समकक्षों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल और परिपक्वता। तीसरा है स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, एंड चौथा है बौद्धिक जिज्ञासा। तो आपको आपका राइट आंसर बताना है। तो देखिए, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनकी कौन सी पहचान नहीं है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन सी पहचान होती है। अगर आप पहचान याद रखेंगे तो जो नहीं है वहाँ तक आंसर तक आप इजीली खुद ही पहुँच जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण व्यवहार वो शो करते हैं, स्वतंत्र रूप से वो समस्या को समाधान भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रतिभाशाली हैं, तो इजीली जो है वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। और उनके अंदर बौद्धिक जिज्ञासा होती है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, इसीलिए तो उनको प्रतिभाशाली कहा जाता है। ठीक है, दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस। जैसे कोई चीज़ हो रही है तो उनके मन में 50 क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है, चलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखता हूँ या देखती हूँ। तो ये वाली चीज़ें प्रतिभाशाली विद्यार्थी के अंतर्गत होती हैं। लेकिन जो आप सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं कि समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल और परिपक्वता, ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि सामाजिक कौशल की बात हो रही है, सोशल स्किल्स की बात हो रही है और मैच्योरिटी की बात हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली के अंदर
प्रतिभाशाली विद्यार्थी के अंदर अपने समकक्षों की तुलना में ये चीज़ें भी होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। प्रतिभाशाली वो दिमागी तौर पर ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यही इसकी पहचान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये देखिए, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं पौधों के बारे में, और शिक्षक और टीचर ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को भ्रांतियां हैं, इल्यूज़न है कुछ चीज़ों को लेकर। तो इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब आप टीचर बन जाएंगे तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? पहला है, विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। या फिर दूसरा है, ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए और इस समय इस विषय को छोड़ देना चाहिए। या फिर स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। फोर्थ है, विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कहीं भी अगर आपको ऑप्शन में दिखता है कि बच्चों को सजा दी जा रही है, या फिर उस विषय को छोड़ दिया जा रहा है, या फिर बच्चों से याद करने के लिए कहा जा रहा है, रटने के लिए कहा जा रहा है, या फिर बच्चों का नामीकरण कर रहे हैं, लेबल लगा दे रहे हैं कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम डल हो, तुम जड़ बुद्धि के हो, तुम गिफ्टेड बच्चे हो, इस तरीके से नामीकरण कर रहे हैं, या फिर अन्य बच्चों की तुलना करी जा रही है बच्चे से, तो ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव होती हैं। ये ऑप्शन आपके कभी भी सही नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने प्लेलिस्ट पर एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है टैग वर्ड्स करके। वहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं और नेगेटिव क्या होते हैं। एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग मैंने टैग वर्ड करवाए हैं, अलग अलग 8 वीडियोस मिल जाएंगी, 8 सब्जेक्ट की, सीटेट के सारे सब्जेक्ट्स की। अगर आप उन टैग वर्ड्स को समझ जाते हैं तो ईजिली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख चुके होंगे उन वीडियोज़ को, उन्हें पता होगा कि सजा देना, दंड देना, बच्चों को मारपीट करना, या बच्चों से कोई चीज़ याद करवाना, रटवाना, नकल करवाना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ऐसा कभी भी बच्चों के साथ नहीं करना है। तो टीचर को यहाँ पर क्या करना होगा? टीचर को करना होगा विद्यार्थियों को उनकी जो भ्रांतियाँ हैं उसकी पहचान करने में मदद करनी होगी। यानी कि जो भ्रांतियाँ बच्चे के मन में है उसे पहचानने के लिए शिक्षक उनको कहेंगे, और साथ ही साथ जो सही समझ है उसका दोबारा से निर्माण करेंगे बच्चे के अंदर, ताकि वो भ्रांतियाँ बच्चों के दिमाग से ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि आपका कथन और कारण से पूछा है। देखिए, कथन है इसमें और इसका कारण दिया हुआ है। कथन है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है, और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती है। क्या आपको ये सही लग रहा है? बताइए, ठीक है। हाँ, हमें तो ये सही लग रहा है, क्योंकि ये जो समालोचनात्मक चिंतन होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसका प्लस माइनस दोनों पॉइंट देखना समालोचनात्मक चिंतन होता है। यानी कि हर तरीके से किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना। और जो टीचर एक्टिविटीज़ करवा रही हैं कि एक समाचार पत्र लेकर के आ रही हैं, वो बहुत अच्छा है, और ग्रुप एक्टिविटी भी उससे हो जा रही है। तो ये कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। इसके पीछे का कारण दिया है कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं। अब आप बताइए, इस कारण का इस कथन से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना ही तो कोई कनेक्शन है, और ना ही ये अपने आप में भी सही है। ये अपने आप में भी गलत है, और इसका जो कथन है ये भी गलत है। कहने का मतलब है ये सेंटेंस पूरा आपका गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं। ज़रूरी तो नहीं है भाई, माध्यमिक स्तर पर और चीज़ें भी तो होती हैं, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से ही थोड़ी ज्ञान मिलता है। आपके जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका स्पोर्ट्स वगैरह होता है, स्कूल में कंपटीशन होते हैं, लाइक डिबेट कंपटीशन है, या प्रोजेक्ट वर्क है, या कुछ डेमो करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी तो ज्ञान का ही हिस्सा है ना। ये तो आप मानते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। पहला है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। जी नहीं, ए तो सही है लेकिन आर गलत है भाई, ठीक है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, ए और आर दोनों सही हैं ही नहीं। थर्ड ऑप्शन है,
ए सही है किंतु आर गलत है। एब्सोल्युटली राइट, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कि हमारा जो ए है यानी कि कथन ए है ये सही है, लेकिन कथन ये जो कारण आर है ये हमारा गलत है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा है। पहला है विद्यार्थी की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। दूसरा है विद्यार्थी की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए उसे अपमानित करने के लिए। देखिए बच्चे को कभी भी आप अपमानित नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको अपमानित करेंगे ना, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम लिया, ठीक है, एक यूनिट टेस्ट लिया टीचर ने, और किसी बच्चे के कम मार्क्स आ गए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कम मार्क्स आने की जो उसकी गलतियां हैं उसको पूरी कक्षा के सामने बता रहे हैं और बच्चे को अपमानित कर रहे हैं। आप खुद सोचिए क्या ये चीज़ सही है? जी नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे बच्चे का क्या होगा, मोरल डाउन हो जाएगा, वो बहुत दुखी होगा। दूसरे दिन से स्कूल आने से पहले वो 50 बार सोचेगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, टीचर तो हमें अपमानित करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। नेक्स्ट, और जो फर्स्ट ऑप्शन है कि उसकी त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए, जी नहीं, उसकी असफलता बताने के लिए त्रुटियां मत बताओ, उसको सही चीज़ बताने के लिए बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन हो गया बाहर। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि वे अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके। एंड चौथा है विद्यार्थी को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटियां ना करे। देखिए बच्चे को आप शर्मिंदा कर दे रहे हैं, ये भी तो नेगेटिव चीज़ है। उसे शर्मिंदा नहीं करना है बल्कि उसे उसकी गलतियां बतानी भी हैं और पॉजिटिव तरीके से बतानी है। वो आप कैसे बता सकते हैं, वो आप बता सकते हैं ऑप्शन थर्ड की हेल्प से। कैसे? विद्यार्थी को अवसर उपलब्ध कराएंगे आप ताकि वे अपनी त्रुटियां पहचान करके उन पर काम कर सकें। जैसे बच्चे ने कोई त्रुटि की, कोई गलती करी, आप फिर से उसको उस टाइप की चीज़ें बताओ, तो उसको अवसर दो कि वो अपनी त्रुटियों को पहचाने और उस त्रुटि को सही करे, उस पर काम करे। ठीक है, ना कि आप उनको शर्मिंदा करेंगे या क्लास के सामने अपमानित करेंगे, ये सब नेगेटिव चीज़ें। तो बच्चों को अगर आप अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, तो वो उस पर अपना काम भी कर लेंगे। ठीक है, अपनी त्रुटियां पहचानेंगे और उन पर काम करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थियोरी की क्लासेस भी मैंने आपको करवाई हैं, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहें तो थियोरी की क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थियोरी नहीं भी करना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप टैग वर्ड ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए मेरे तो दोनों पेपर क्वालिफाई हैं सीटेट के, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रही हूँ और उसी के बेसिस पर मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्लासेस लेकर आती हूँ। क्योंकि टैग वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करते हैं पेडागोजी सॉल्व करने में। और जो आपका पेडागोजी का बेस है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी का बेस, चाहे आप हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी, साइंस, सभी की जो पेडागोजी है उसका बेस है आपका मात्र एक सब्जेक्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर ये आप डीपली समझ गए तो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए या नहीं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पहला है हाँ, इससे समकक्षों के प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। मैंने आपको पहले ही बोला था अभी 2-3 क्वेश्चन ऊपर कि कहीं भी अगर तुलना वाली बात आए, एक दूसरे बच्चे के साथ कंपटीशन करवा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं, ये अच्छा नहीं होता है। आप इस तरीके से कंपटीशन करवा रहे हैं कि जैसे कोई कंपटीशन आपने रख दिया, अगर किसी बच्चे ने सही नहीं करा है तो आप उसको फिर डांट रहे हैं, उसकी तुलना आप दूसरे बच्चे से कर रहे हैं कि ये देखो उस बच्चे ने उतना अच्छा काम किया है, आपने इतना बेकार काम किया है, आप अच्छे नहीं हैं। इस तरह की तुलना, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये अपने आप में ही गलत है। तो यहाँ पर पूछा है कि इसके रूप में प्रयोग करना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलेगा और क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक की भावनाएं पैदा होंगी बच्चे के अंदर। अगर आप किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के सामने उसका मोरल डाउन कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा, आपने अच्छा नहीं करा है, तो इससे क्या होगा, नकारात्मक ही तो विचार उत्पन्न होंगे बच्चे के मन में। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ें हमेशा नेगेटिव होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है? अधिसंज्ञानात्मक आवश्यकताएं। ठीक है, पहला है प्रयोग के चरणों का विवरण, दूसरा है समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन, तीसरा है गणितीय संक्रिया की नियत प्रणाली का दोहराव, और चौथा है पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए अधिसंज्ञान मतलब होता है मेटाकॉग्निशन, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो सीडीपी के पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पिछली बार भी लिए थे और इस बार भी लिए हुए हैं। अभी सीडीपी के अवेलेबल हैं और वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस मैंने कवर करा है फ्रेंड्स, और वो हैंड रिटन नोट्स हैं, क्योंकि वो मैंने खुद से ही प्रिपेयर किए हैं हर एक टॉपिक को ले करके, क्योंकि जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको करना ही चाहिए। तो अभी मुझे याद आया कि उसमें मैंने ये भी करवाया है मेटाकॉग्निशन, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेटाकॉग्निशन वर्ड सुना ही नहीं होगा। तो देखिए मेटाकॉग्निशन को हिंदी में बोलते हैं अधिसंज्ञान या अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, सोचने के बारे में भी सोचना। जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन याद करा है, क्वेश्चन याद कर लिया, ओके, आपके दिमाग में उसका आंसर है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रास्ते में आप फिर सोच रहे हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये याद किया था, क्या वो सही होगा या नहीं होगा, फिर से आप उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर आप जब एग्ज़ाम में देखा कि अच्छा ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तब भी आप लिखने से पहले एक बार सोचेंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने पढ़ा था, ये आंसर उसका था, ये सही होगा या नहीं होगा। सोचने के बारे में भी सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, नोइंग अबाउट नोइंग। जैसे आप किसी चीज़ को जानते हैं, उसके बारे में फिर से जानना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं उसके बारे में। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन, आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं उसके बारे में फिर से चिंतन करना, फिर से थिंकिंग करना, वो होता है आपका मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, नोइंग अबाउट नोइंग, जानने के बारे में जानना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में भी सोचना, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है बढ़ावा देना है, कैसे दे सकती हैं आपको बताना है। पहला है पूछताछ को हतोत्साहित करके, दूसरा है अनुरूपकों के प्रयोग को निषेधित करके, तीसरा है चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध कराकर, या फिर विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे पूछताछ को हतोत्साहित करके, जी नहीं, हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उसको आप एनकरेज करेंगे। बच्चों से जब आप चीज़ें पूछेंगे तभी तो वो समस्या समाधान की क्षमताओं की ओर अग्रसर होंगे, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि पूछताछ को हतोत्साहित करेंगे, यानी कि पूछताछ करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरा है अनुरूपकों के प्रयोग को निषेधित करके, निषेधित नहीं करना है भाई, ठीक है। थर्ड है चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर। अब देखिए, चुनौतियों से बचने के लिए टीचर जो है खुद ही सारे क्वेश्चन के हल करवा दे रहे हैं बच्चों को, ये भी तो सही नहीं है ना। आप बच्चों को हो सकता है हिंट दे दें, हिंट दे करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उनको सारे सॉल्यूशन खुद ही दे रहे हैं ताकि चुनौतियों से आप बच सकें, तो ये आपको नहीं करना है। इससे बच्चा कहाँ से सीखेगा, वो तो टीचर ने खुद ही आंसर कर दिए। तो जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं यही राइट होगा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके, यानी कि बच्चों को बताना कि समस्या समाधान के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन्हें आप तरीके बताइए ना। जब आप बच्चों को तरीके बताएंगे तो वो खुद ही समस्या समाधान कर लेंगे, ठीक हो गया। जैसे आप एक टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चों को वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे कि इसके इतने पार्ट्स होते हैं, ये है इसके अंदर, ये चीज़ें हैं। उसके बाद पूरे को इंक्लूड करके आप वो नया टॉपिक उनको पढ़ा दीजिए, फिर बच्चों को समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है समस्या समाधान के अलग अलग तरीके बच्चों को बताने हैं, ना कि खुद से समस्या समाधान कर लेनी है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में, सामाजिक रचनात्मक मतलब सोशल क्रिएटिव क्लासरूम, जहाँ पर बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं, सृजनात्मक क्लासरूम होता है, हर कोई बच्चा जहाँ पर क्रिएटिव होता है। तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती हैं, जी नहीं। मैंने अभी आपको बोला रचनात्मक क्लासरूम मतलब होता है जहाँ पर बच्चे क्रिएटिव होते हैं, एकदम एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, सक्रिय होकर चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं और हर एक काम को करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो बच्चों को लैब पे ले जाया जाता है, और लैब पे ले जा करके आप देखेंगे कि बच्चे एकदम एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन करता है कि अच्छा अब मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगी या ये एक्सपेरिमेंट करूँगा,
अब मेरा मौका आएगा, अब मेरी टर्न आएगी, मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो ये चीज़ें बच्चे के अंदर होती हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है बच्चा चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चा एकदम एक्टिव है, ठीक है, बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं है। तो ऐसी ही होती हैं आपकी रचनात्मक क्लासरूम। तो यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, तो ये बाहर हो गया। यहाँ तो बच्चे सक्रिय होते हैं, ठीक है। सेकंड है संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं। अब संसाधन केवल दिखावे के लिए थोड़ी होते हैं। जैसे संसाधन में आप लैब में ही देख लीजिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो क्या वो दिखावे के लिए ही होते हैं? जी नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वो बच्चे के एक्सपेरिमेंट करने के लिए होते हैं, जिससे कि बच्चा एक्सपेरिमेंट्स को सीखेगा। तो ये ऑप्शन भी हो गया आपका बाहर। थर्ड है बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। और चौथा है आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है। इसका मतलब आप समझिए, ये जो आकलन है बच्चे का, जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसको कह रहा है लर्निंग की प्रोसेस से परे ले जाएंगे। मतलब लर्निंग की प्रोसेस अलग ही चलेगी कह रहा है, और आकलन आपका अलग ही होगा, यानी कि असेसमेंट आपका अलग ही होगा। ऐसा थोड़ी होता है, असेसमेंट और लर्निंग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अधिगम से परे ले जाएंगे, एक अलग ही दुनिया में आप उसको ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपकी गलत हो गई, क्योंकि लर्निंग और जो अधिगम है, आकलन और जो अधिगम है, ये दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब अधिगम की प्रोसेस चल रही होती है तो बीच बीच में बच्चे का आकलन भी किया जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चे को लर्निंग समझ में आ रही है या नहीं, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे के रीज़न भी हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आकलन और अधिगम दोनों आपस में अंतः संबंधित होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो जाता है। तो ये 3 ऑप्शन बाहर हो गए, बचा थर्ड ऑप्शन, यही इसका राइट आंसर होगा। एक जो सामाजिक रचनात्मक कक्षा होती है उसमें बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। जहाँ भी आपको दिखता है ना क्रियाकलाप हो रहे हैं स्कूल में, क्लासरूम में, वहाँ पर बच्चा हमेशा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, और सक्रिय रूप से उसकी भागीदारी होती है, ठीक है, वो खुद से चीज़ों को कर रहा होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? पहला है शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। जी हाँ, बिल्कुल, शिक्षकों को क्या करना है, विद्यार्थियों की जो एबिलिटीज़ होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उसके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है, सकारात्मक रखना है। दूसरा है बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो। जी नहीं, मैंने आपको ऊपर अभी और बोला था, एक क्वेश्चन में और आया था, प्रतिस्पर्धा ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं। थर्ड है ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर और शर्मिंदगी पर बल दिया जा रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बच्चे को डरा रहे हैं या बच्चे को शर्मिंदा कर रहे हैं, तो ये सब आपकी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देना। इनाम देना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हर स्टेप में आप इनाम नहीं दे सकते। जैसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी आपने, उसने सॉल्व कर दी, तो आपने उसको एक बार इनाम दे दिया, वो चलेगा। लेकिन बार बार जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आप बस इनाम ही दिए जा रहे हैं हर चरण में, तो ये भी आपका सही नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कि शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में जो सकारात्मक विश्वास होता है, पॉजिटिव बिहेवियर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? पहले तो आप ये समझिए हतोत्साहित मतलब क्या होता है। हतोत्साहित मतलब होता है नेगेटिव, पढ़ने में उसका मन ना लगना, उसको पढ़ाई से दूर करेगा। कौन सी चीज़, वो आपको इसमें से छांटनी है। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, ये जो बोरियत है, ये ही आपका एक ऐसा संवेग है, ऐसा इमोशन है जो बच्चों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा। बच्चों की पढ़ाई में इससे मन नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि क्लासरूम में टीचर लेक्चर मेथड से पढ़ाने लगते हैं और उसकी टाइमिंग होगी क्लास की 30 मिनट्स, तो सारे बच्चे क्लास में बोर होने लगते हैं। जब आप छोटे होंगे, आप भी हुए होंगे, हम भी हुए थे, तो वो जो बोरियत वाला इमोशन होता है ना, वो कभी भी आपकी लर्निंग की प्रोसेस को एक्टिव नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर मेथड वैसे ही बोरिंग लगता है। मतलब हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को वो बोरियत ही लगता है। तो जो बोरियत वाला इमोशन है वो आपकी अधिगम की प्रोसेस में एक बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। अधिगम की प्रोसेस आपकी अच्छे से हो नहीं पाती है। अगर उसी चीज़ को बच्चे टीचर जो है लेक्चर मेथड के अलावा वो डेमो से समझाएं,
या कोई एक्सपेरिमेंट करके समझाएं तो बच्चे बोर नहीं होते हैं, वहाँ पर अधिगम की प्रोसेस बढ़िया चलेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी मेथड से पढ़ा रहे हैं जो बच्चों को बोर कर रही हैं तो वो प्रोसेस आपकी कभी भी सफल नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बोरियत, ठीक है, जो कि बच्चों को अधिगम में हतोत्साहित करेगी, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा। बाकी के जो इमोशन आप देख रहे हैं, गर्व, उम्मीद, आनंद, ये सब तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें तो बच्चे की अधिगम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, अच्छा काम करेंगी, ना कि हतोत्साहित करेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इमोशन में क्या है ना, इमोशन वाला चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है सीटेट में। इमोशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे हैं, याद रखिएगा। इमोशन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके मन के भाव होते हैं, जैसे आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रेम भी आपका एक इमोशन है। इमोशन यानी कि संवेग हिंदी में, ठीक है। डर लगना, भय पैदा होना, ये भी एक इमोशन है। आप देखते होंगे कुछ बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्रोध करना, ये भी आपका एक इमोशन है। तो ये सभी आपके इमोशन होते हैं। मेन इमोशन आपके 3 हैं जो आप याद रखेंगे, फियर, एंगर और लव, ठीक है। डर, एंगर मीन्स क्रोध, लव यानी कि प्रेम। तो ये तीनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट संवेग हैं आपके सीटेट के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आप क्या करेंगे बताइए? उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे? ऐसा आप कर सकते हैं कि क्लासरूम में कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उन बच्चों को इग्नोर कर देंगे? जी नहीं, इग्नोर नहीं करना है। अगर इग्नोर ही करना है तो फिर बच्चे स्कूल आएंगे ही क्यों पढ़ने के लिए? आपने तो ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है, ऐसे टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ाना है जिससे कि बच्चे का मन करे पढ़ने में, ना कि आप बच्चे को अनदेखा करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बाहर। सेकंड है, कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे। अब ये क्या बात हुई कि बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में और आप उनके मम्मी पापा से शिकायत कर रहे हैं, ये ऑप्शन भी बाहर। थर्ड है, उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित करेंगे। देखिए मैंने आपको बहुत बार समझाया है, जहाँ भी दंड देना, सजा देना, मारपीट करना, रटवाना, याद करवाना, ये सब आपके नेगेटिव होते हैं। ना आप बच्चे को दंड देंगे, ना ही मम्मी पापा से उनकी शिकायत करेंगे, ना ही बच्चों को अनदेखा करेंगे। अब आप बोलेंगे तो हम करेंगे क्या? एज अ टीचर आपको क्या करना है? अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करना है। मैंने आपको ऊपर भी बोला था ना कि अलग अलग टीचिंग मेथड्स, अलग अलग शिक्षण विधियाँ यूज़ करिए। अगर किसी एक मेथड से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरी मेथड यूज़ करिए, उससे समझ में आ सकता है, ठीक है। तो वही आपको सेम चीज़ यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में मिल भी गई है कि अपनी शिक्षण विधियों पर आप चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिससे कि हर बच्चे को उसकी नीड, उसके एज, उसके लेवल के अकॉर्डिंग आप पढ़ा सकें, जिससे कि बच्चों को समझ में भी आ सके। वही वाली बात हो गई, जैसे लेक्चर मेथड होती है ना, भाषण विधि, वो बहुत सारे बच्चों को अच्छी नहीं लगती है तो आप कोई दूसरी टीचिंग मेथड से पढ़ाइए, आप डेमो करके दिखाइए। डेमो करना मोस्टली स्टूडेंट्स को पसंद होता है। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और रियल कुछ चीज़ें लेकर के आ रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं दिखा करके कि ये देखो यहाँ से मैंने ये किया तो ये चीज़ हो गई। इस तरीके से कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाना है, मोस्टली साइंस सब्जेक्ट में ये चीज़ होती है कि आप डेमो करके बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डेली आप लोग जुड़े रहिएगा, डेली 6 बजे इवनिंग में इसी तरीके से आपकी क्लासेस होती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।